वाह, क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में सबसे पहले जिस आईपीओ पर हम आस्था मैम से बातचीत करने वाले हैं वो है पार्क मेडीवर्ल्ड का आईपीओ। आज इस आईपीओ का आखिरी दिन है और आखिरी दिन 12 बजे तक आईपीओ 1.83 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। अब इसका जो अलॉटमेंट है वो 15 दिसंबर को होना है और लिस्टिंग 17 दिसंबर को होने की यहाँ पर संभावना है। जीएमपी की अगर इसकी बात करें तो ये 6 रुपये प्रति शेयर चल रहा है, यानी कि 168 रुपीज़ पर लिस्टिंग हो सकती है। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि पार्क मेडीवर्ल्ड आपको ये आईपीओ कैसा लग रहा है? इसमें हालांकि इसमें फ्रेश इशू का जो हिस्सा है वो ज़्यादा है, यानी कि मान के चलें कि कंपनी इस पैसे को अपनी ग्रोथ पर भी इस्तेमाल करेगी। ओएफएस का हिस्सा कम है 150 करोड़ रुपए का। तो लॉन्ग टर्म इसको लेकर चलें मैम या फिर लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाएं? कंपनी का बिजनेस कैसा लग रहा है आपको? ये कंपनी का बिजनेस देखा जाए तो ये जो चेन ऑफ हॉस्पिटल चलाते हैं स्पेशली नॉर्थ इंडिया में फोकस्ड है। नॉर्थ इंडिया में भी हरियाणा इनका मुख्य क्षेत्र है क्योंकि वहां पे 8 हॉस्पिटल्स हैं। टोटल इनके पास 14 हॉस्पिटल हैं तो 8 हरियाणा में लोकेटेड है। बाकी दिल्ली में है, फिर राजस्थान में है। इस तरह से इनके हॉस्पिटल्स हैं। अब अगर हम देखें तो कंपनी की जो सबसे बड़ी खासियत लगी, आपने सही बोला, यहाँ पे इश्यू साइज में 920 करोड़ का है। उसमें से ओएफएस का पार्ट इतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 150 करोड़ है। 770 करोड़ तो फ्रेश इश्यू में ही ये लगाएंगे। और फ्रेश इश्यू में भी जो ऑब्जेक्टिव है, कुछ एक ही अपना डेट पेमेंट करते हुए नजर आएंगे, कुछ एक ये कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ एक इन्होंने नए हॉस्पिटल्स जो यहाँ पे डेवलप किए हैं उसके लिए। इस तरह से ये फंड करेंगे अपने फ्रेश इश्यू से अपने ऑब्जेक्टिव्स को। अब अगर मैं कंपनी में देखूं तो देखिए अच्छा हॉस्पिटल है, लेकिन हम लोग जब भी हॉस्पिटल स्पेस को एनालाइज करते हैं कुछ एक रेशियोज बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसमें एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड दिखना बहुत जरूरी है। अगर हम देखें तो इनका जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके कंपैरिजन में जो एवरेज रेवेन्यू एक बेड पे पर ऑक्यूपाइड बेड पे है वो कम दिखता है, क्योंकि जहां तक मुझे याद आता है 25,000 20,000 से 25,000 की रेंज में इनका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है। उसका कारण भी है कि हरियाणा में लोकेटेड है, तो मेट्रो सिटीज में आप ज्यादा केटर कर सकते हो, तो वो एक कारण है। तो एवरेज लेंथ ऑफ स्टे भी थोड़ा हाई लगा, 6 डेज का। यूजुअली लेंथ ऑफ स्टे जितना कम होता है उतना अच्छा रहता है, तो वहां पे भी मुझे लगा कि थोड़ा सा हाई। लेकिन एक चीज जहां पे इन्होंने कंफर्ट दिया है वो है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन यहाँ पे इन्होंने अच्छे रखे हैं, 25 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, जो कि इनके जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में काफी ज्यादा अच्छे हैं। दूसरी तरफ जो इनकी ग्रोथ स्ट्रैटेजी है एक्वायर करने की, एक्विजिशन से ये आप आगे की ग्रोथ को दिखाएंगे, तो मुझे लगता है वो भी एक इम्पोर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है। तो सभी फैक्टर्स को मिला जुला के हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इसमें लगाना तो चाहिए, लेकिन बहुत बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करके लगाएं। एकदम लिमिटेड लिस्टिंग, जैसे मॉडरेट लिस्टिंग गेन बोलते हैं, वो हो सकते हैं, या फिर आप इसको लंबी अवधि के लिए भी लगा सकते हैं। तो राय साफ है, बहुत ही लिमिटेड लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो या फिर लंबी अवधि के लिए लगाना हो, तो इस आईपीओ में हमारी तरफ से रिकमेंडेशन सब्सक्राइब की हो, क्योंकि वैल्यूएशन डिसेंट की है। ओके, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन लिस्टिंग गेन लिमिटेड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इसमें लगा सकते हैं। मैम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म कितना, लॉन्ग टर्म क्या 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 6 महीने, कितना लॉन्ग टर्म लेकर चल सकते हैं इसको? देखिए, वैसे तो लॉन्ग टर्म की परिभाषा हमेशा 1 साल या उससे ज़्यादा ही होती है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब ये भी है कि कम से कम अगले नतीजे आने तक, क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के नतीजों से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि किस तरह से ये अपने आगे के रिज़ल्ट्स यहाँ पे दिखाएँगे। मिनिमम 3 से 6 महीना तो बिल्कुल मान के चलें, हो सकता है। वैसे तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ठीक-ठाक लिस्टिंग होनी चाहिए, बहुत बड़ा गेन तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी कुछ एक लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पे 3 से 6 महीने की भी अगर अवधि मान के चलते हैं और समय-समय पे अपनी यहाँ पे पोज़ीशन को अगर आप इसी चैनल पे रिव्यू करा लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो दोनों ही हिसाब से यहाँ पे लगाया जा सकता है। ठीक है मैम, तो चलिए अगले आईपीओ का रुख करते हैं। अगला आईपीओ है नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज। तो इसका भी आज आखिरी दिन है और आज 12 बजे तक जो आईपीओ है वो 0.66 टाइम्स तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। अब कंपनी फ्रेश इशू से 353 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेंगे और ओएफएस से जो इसके मौजूदा निवेशक हैं उनके पास जाएगी 517 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम। 15 दिसंबर अलॉटमेंट, 17 दिसंबर को लिस्टिंग होगी। जीएमपी फिलहाल 13 रुपये
पर शेयर यहाँ पर चल रहा है, यानी कि 473 रुपीज़ पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। तो मैम इसमें OFS का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो क्या आप इसको सब्सक्राइब करने की सलाह देंगी यहाँ पर? देखिए, सबसे पहले देखिए ये थोड़ा मेरे लिए भी चैलेंजिंग था इस आईपीओ को करना, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और कुछ चीज़ें थोड़ा-सा ठीक-ठाक थी। सबसे पहले बात करें तो ये करते क्या है, ये डायलिसिस केयर प्रोवाइड करते हैं और इनके 519 क्लिनिक है। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया से नहीं बाहर से भी इनका रेवेन्यू आ रहा है और लगभग वो रेवेन्यू 40% का है। बाहर से कहाँ से आता है? उज़्बेकिस्तान, नेपाल, फिलीपींस यहाँ से इनका रेवेन्यू आ रहा है। अब अगर हम देखें तो डायलिसिस वाला जो मार्केट है, वो काफ़ी बड़ा मार्केट है क्योंकि लाइफ़स्टाइल रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं, हम जानते हैं उससे डायबिटीज़ पे असर आता है और डायबिटीज़ से असर किडनी पे आता है और अगर किडनी पे कोई भी असर आया तो डायलिसिस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमें ये भी देखना पड़ता है। तो आई थिंक इनका जो फ्रीक्वेंसी है वो तकरीबन 2.2 के आस-पास है। दूसरी तरफ देखें तो ये वॉल्यूम बेस्ड बिज़नेस हो गया है क्योंकि आपने एक बार खर्चे कर दिए, तो उसके बाद आप नंबर ऑफ पेशेंट्स जितने-जितने बढ़ते जाएँगे, वॉल्यूम्स आपके आते जाएँगे, ना यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ाते हुए नज़र आएँगे। तीसरी तरफ देखें तो इंडिया में तो नहीं लेकिन इंडिया से बाहर इनको मार्जिन्स अच्छे मिल रहे हैं, अनडाउटेडली क्योंकि इंडिया वैसे भी हम सब जानते हैं कि एक लोएस्ट कॉस्ट मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडर है। तो बाहर $22 के आस-पास जहाँ ये चार्ज करते हैं, जहाँ बाहर मतलब $100 के ऊपर डायलिसिस के लिए लिए जाते हैं, वहाँ ये काफ़ी रीज़नेबल में ये चार्ज करते हैं। मुझे 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे कि जो इनकी ग्रोथ आएगी वो इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स करने थे कर लिए, अब ये एक्सपैंड करते जाएँगे, अपने क्लिनिक्स खोलते जाएँगे। 3 मॉडल हैं जिसके तहत ये रेवेन्यू कमाते हैं। इसमें कैप्टिव क्लिनिक यानी कि आप दूसरे बड़े हॉस्पिटल के साथ टाई अप करो, वहाँ से शायद इनका 60% ऑफ रेवेन्यू आता है। और ये गवर्नमेंट के साथ भी पार्टनरशिप करते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट भी काफ़ी चैरिटेबल इसमें रहती है, डायलिसिस की बात आती है। तो मुझे ये आईपीओ बहुत सारे फैक्टर्स थे जो अच्छे लग रहे थे। एक तो नेगेटिव है कि सिर्फ डायलिसिस करते हैं, डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो एक ही क्षेत्र में फ़ोकस होना, वो इनको कितना यहाँ पे एक ग्रोथ प्रदान करेगा, वो सीरियसली देखने वाली बात होगी क्योंकि हम बाकी लैब वगैरह में देखें तो सारे टेस्ट होते हुए नज़र आते हैं और इधर सिर्फ डायलिसिस है। तो वो एक नेगेटिव थोड़ा-सा मुझे खटका कि ये डाइवर्सिफाइड नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि इंडिया में देखेंगे ना तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस से काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिशन आता है। हम सब जानते हैं कि चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह भी इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे जो चार्ज होता है और जो यहाँ पे चार्ज होता है, उस फीस में अगर डिफरेंस है तो डेफिनिटली पेशेंट वहाँ पे जाना एक प्रेफ़र करेगा। ऑल्दो ये भी गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करके वहाँ पे भी ये वर्क कर रहे हैं। तो ये इस कॉम्पिटिशन को कैसे मीट करते हैं, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने यहाँ पे लास्ट 2 सालों से प्रॉफिट दिखाना चालू किया, मार्जिन्स में अच्छी ग्रोथ आई है और अपने क्षेत्र की ये एक अलग ही कंपनी है कि निश सेगमेंट जो कि डायलिसिस है उसमें काम कर रही है। तो रिस्क ले सकते हैं, तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि में तो बिल्कुल इसको लगाने की सलाह है और छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन पे मुझे लगता है यहाँ पे होने की उम्मीद है। तो अगर रिस्क ले सकते हैं तो छोटे-मोटे लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लंबी अवधि के लिए भी लगाइए। ओके, तो छोटा-मोटा लिस्टिंग गेन आपको इसमें मिल सकता है नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज में, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और आस्था मैम ने बहुत अच्छे से कंपनी के बिजनेस के बारे में भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि क्या उसमें अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं और क्या थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। तो अगले आईपीओ की तरफ अब रुख करते हैं, जो आज ही खुला है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ। तो ये आज यानी कि 12 दिसंबर से 16 दिसंबर तक खुला रहेगा और आज 12 बजे तक पहले दिन आईपीओ 0.09 टाइम्स तक सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 2061 से 2165 रुपये पर शेयर है और इसके जरिए कंपनी टोटल 10,602 करोड़ की रकम जुटाएगी, लेकिन फ्रेश इशू से कंपनी के पास कोई रकम नहीं आएगी। पूरी की पूरी रकम जो है वो ऑफर फॉर सेल यानी कि ऑफर्स के जरिए मौजूदा निवेशकों के पास जाने वाली है। 17 दिसंबर अलॉटमेंट होगा और 19 दिसंबर को लिस्टिंग होगी। जीएमपी 177 रुपीज़ पर शेयर चल रहा था दोपहर 12 बजे तक, यानी कि 2,342 रुपये पर इसकी लिस्टिंग संभव है। तो आसम मैम, सबसे पहले तो एक बड़ी कंपनी से ये आईपीओ आ रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जो है वो ओएफएस के जरिए मौजूदा जो इसके निवेशक हैं उनके पास पैसा जाने वाला है, यानी कि
नया पैसा नहीं आएगा तो ग्रोथ के इतने चांसेस भी यहाँ पर कंपनी के नज़र नहीं आ रहे हैं इस आईपीओ से जो पैसा आने वाला है। तो क्या इसमें आप इसको सब्सक्राइब करने की सलाह देंगी या नहीं? क्योंकि जीएमपी तो फिलहाल अच्छा ही चल रहा है, 177 रुपीज़। देखिए, ये जो बिज़नेसेस होते हैं ना, ये एसेट लाइट बिज़नेस होते हैं। खर्चे तो कुछ होते नहीं है, मेनली तो एक्सपेंसेस सैलरीज़ वगैरह में ही जाता है। तो हुँ, क्या ज़रूरत है क्या मैनेजमेंट को पैसा उगाने की? वो भी एक बात होती है कि हमेशा फ्रेश इश्यू किस लिए लाया जाता है कि आपको नीड है फंड रेज़ की। इन तरह के बिज़नेसेस को कितनी नीड है फंड रेज़ करने की, वो भी हमें एक तथ्य हमेशा देखना होगा। दूसरी तरफ हम बात करें, तो मुझे ये आईपीओ अच्छा लगा क्योंकि देखिए ये एयूएम भी इनका काफ़ी अच्छा है और जो ब्रांडेड स्पेस ब्रांड्स में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई ये हैं। आरओईज़ जब हमने देखे, आरओईज़ इनके हाईएस्ट हैं इनके पेयर्स के कंपैरिजन में। इक्विटी प्रोपोर्शन जो है वो एयूएम में अच्छा खासा 53% का है, जो कि अपने पेयर्स के हिसाब से देखा जाए तो एक अच्छा ही एयूएम है, क्योंकि ज़्यादातर जब आपका इक्विटी में एक्सपोज़र अच्छा होता है, तो वो अच्छा रिटर्न्स के हिसाब से भी माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इनकी डाइवर्सिफाइड स्कीम्स हैं। तो वो भी मुझे यहाँ पे काफ़ी पसंद आया। मार्जिन्स देखें, एचडीएफसी के बाद सेकंड हाईएस्ट मार्जिन, एबिटा मार्जिन हो या नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, वो यही कैटर करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है शायद उसी हिसाब से वैल्यूएशन भी इन्होंने सेकंड हाईएस्ट रखे, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी की वैल्यूएशन तो डेफिनिटली हायर साइड पे है और उसके बाद इन्होंने लिया है क्योंकि ये 35 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं। मुझे लगता है एक ही चीज़ है कि ये जो प्राइस बैंड है ना 2000 का, ये थोड़ा-सा एक सेंटिमेंटली नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अगर प्राइमा फेसी कोई भी हम लोग सुनते तो लगता है अरे ये तो महँगा है। तो वो एक थोड़ा-सा, और फिर क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स भी कम आते हैं क्योंकि अमाउंट तो आपको 15,000 ही लगाना है। उसमें अगर 2000 की प्राइस आ गई तो फिर जो लॉट है वो भी अगर हम देखें तो 6 लॉट का ही एक शेयर 6 शेयर्स का ही एक लॉट है, तो वो भी कम हो जाता है। तो वो एक थोड़ा-सा सेंटिमेंटली इफ़ेक्ट करता है और दूसरा बहुत बड़े साइज़ का इश्यू है। तो जब ये बड़े साइज़ के इश्यू मार्केट में आते हैं तो लिस्टिंग के दिन सप्लाई किस तरह से आती है, डिमांड कितनी रहती है उस सप्लाई को एब्ज़ॉर्ब करने की, वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि 10,000 करोड़ का इश्यू है। इन सब तथ्यों का मिश्रण मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें आप लगाइए। लिस्टिंग गेन इसमें भी मैं मानती हूँ कि बहुत बड़े-बड़े नहीं होंगे, बड़े साइज़ का इश्यू है, तो बड़े लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद तो कम है, लेकिन फिर भी ठीक-ठाक लिस्टिंग गेन हो जाएँगे। लेकिन इसमें जो मेजर अट्रैक्शन है वो ये है कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक भी बन सकता है और पोर्टफोलियो में ये रह गया। खुद देखिए, अभी हम ही चर्चा कर रहे थे कि कैपिटल मार्केट थीम के स्टॉक्स किस तरह से बढ़ रहे हैं। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास है, तो कैपिटल मार्केट की भी ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखिए, तो फिर इन स्टॉक्स की भी ग्रोथ स्टोरी पे विश्वास रखिए। तो लगाना तो है इसमें और लिस्टिंग गेन होने की भी उम्मीद है और बाकी एक अच्छा ये पोर्टफोलियो स्टॉक भी हो सकता है, लंबी अवधि में भी बढ़िया रिटर्न्स देता हुआ ये नज़र आ सकता है। तो दोनों ही अवधि के जो निवेशक हैं, छोटी अवधि के और लंबी अवधि के, उनको सलाह है कि इसमें लगाया जा सकता है। ठीक है मैम। अच्छा आस्था मैम, अगर आपसे पूछा जाए कि जो तीनों ही आईपीओ हैं, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, नेफ्रो केयर हेल्थ सर्विसेज है, पार्क मेडिवर्ल्ड, तीनों में से अगर कोई एक ही आईपीओ में पैसा लगाना चाहे तो आप कौन-सा आईपीओ रेकमेंड करेंगी कि इसमें लगा सकते हैं? देखिए, आईसीआईसीआई प्रू में लगाइए। वैसे तो मैंने तीनों के लिए दिए हैं ओपिनियन, लेकिन जी, पाक मेडी और नेफ्रू में बहुत बड़े लिस्टिंग गेन और या फिर मार्केट का मूड माहौल कैसा रहता है वो भी देखना होगा। तो आईसीआईसीआई प्रू तो मुझे लगता है कि बिल्कुल, और किसी वजह से लिस्टिंग गेन कम भी हुए और ये पोर्टफोलियो में भी रह गया, तो भी ये रिटर्न दे देगा, ऐसा मेरा विश्वास है एनालिसिस के हिसाब से। तो आईसीआईसीआई प्रू, और साइज़ बड़ा है तो अलॉटमेंट के चांसेस भी रहते हैं, जी। तो आईसीआईसीआई प्रू को नंबर 1 पे रखा जा सकता है।